हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मास्टर गाइडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अब तक के हमने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम नेक्स्ट 15 यानी कि 60 क्वेश्चन तक हम अटैम्प्ट कर देंगे और बाकी जो लास्ट 15 क्वेश्चन रह जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 46 क्वेश्चन। इफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर इन कॉपर H2O का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 पॉजिटिव लगा हुआ है। इस लाइन मतलब ये एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है, पर ये थोड़ा ऊपर का है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपको सिंपल +1 +2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको सिंपल इतना पता लग जाएगा कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसकी जो आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो कि ऑक्टेट्रल में आ जाएगा। लाइंग इन dx² - y² ऑर्बिटल द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड तो हमें पता है कि इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका और ऑक्टाहेड्रल में तो जाएगा ये। बट इन्होंने पूछा कि अगर dx² - y² में अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाए तो किस टाइप की वो बनेगी, इलोंगेटेड बनेगी, कंप्रेस्ड बनेगी, परफेक्ट बनेगी या विद 5 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगी। तो इसका आंसर जो होगा वो इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल। इलोंगेटेड का मतलब है जो आपके बॉन्ड्स है वो थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाएंगे हमारे, ये जो सेंटर वाले बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये थोड़ा ऊपर की तरफ, इसको बोलता है जेड आउट डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स है वो dx² - y² ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ऑक्टाहेड्रल का पता होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के में, तो हम उसको कैसे फिल करते हैं, उसमें Eg और T2 जो में स्प्लिट हो जाते हैं हमारे, जो D और D जेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऊपर वाले जो है उसमें Eg चले जाता है और T2G, तो इसमें Eg ऊपर क्यों जाता है, क्यों T2G जाता है, ये भी होता है, रिपल्शन करके होता है। कौन सी जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है, कौन से बिटवीन द एक्सिस है, तो ये आपको पता होगा। तो इस हिसाब से अगर Eg ऑर्बिटल यानी कि ये एक हमारा इसमें से dx² - y² ऑर्बिटल है, दूसरा dz², ये दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे ऑन द एक्सिस हैं। तो अगर ऑन द एक्सिस में अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है, अनसिमेट्रिकल का मतलब आप देख सकते हो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, असिमेट्रिक कब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन होता है या दोनों में 2 होते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो जाती है Eg ऑर्बिटल्स, तो कौन सी डिस्टॉर्शन हो जाती है, जेड आउट डिस्टॉर्शन हो जाती है। डिस्टॉर्शन होने का मतलब वो इलैंग्वेट हो जाएंगे, ठीक है। एक जेड इन डिस्टॉर्शन होती है, उसमें क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, तो ये आउट वाली है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थैलियम इन K4 थैलियम ऑक्सलेट का होल 4। तो अगर आपको ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर पता है तो आप इसका आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड बना रहा है वो। तो ऑक्सलेट जो है उसका ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड COO, और यहाँ ये ऑक्सीजन ये जो हमारा जो लाइगेंड है वो डाइडेंटेड है। डाइडेंटेड का मतलब होता है कि वो आपका एक जो ऑक्सलेट है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके बाद 2 ऑक्सीजन देख सकते हो आप। तो ये दोनों, एक ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो हमारे पास कितने हैं, 4। तो 4 to the 8 हमारा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। 48 अमंग ग्रुप 13, ये 13th ग्रुप आना चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन गलत लिख दिया कि थर्ड ग्रुप में। तो ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं, उसमें स्कैंडियम, इटरबियम, लेटमियम आते हैं, डी ब्लॉक के शुरू होते हैं। यहाँ पर 13 लिखना चाहिए था, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जो नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। द मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यूनिवेलेंट का मतलब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो कौन सी दिखाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम है, ये सारे जो आपके एलिमेंट्स है ये आपके 13th ग्रुप में आते हैं, जिसमें आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। तो आपका 13th ग्रुप है। तो 13th ग्रुप में आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप होने से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आया था ड्यू टू द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो वो शील्डिंग इफेक्ट किस में आता है, जब वो फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल शुरू हो जाते हैं। तो फिल डी ऑर्बिटल जो है वो आपका शुरू हो जाता है 4th पीरियड से। तो 4th पीरियड कौन सा होता है, जैसे हम 4th पीरियड में बात करें तो बोरोन जो आपका 2nd पीरियड में आता है, एल्यूमिनियम आपका 3rd, जैसे ही गैलियम, इंडियम और थैलियम आएगा, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू होता है। तो इन तीनों में अगर बात करूँ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3, क्योंकि इनमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाता है। इनर्ट पेयर का मतलब इनर्ट हो जाता है, जिससे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि और ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट आने लगता है। थैलियम में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो चलो डी के इफेक्ट था, यहाँ पर तो हमारा F ऑर्बिटल का भी स्क्रीनिंग आने लगता है, शील्डिंग आने लगता है, जिस करके हम कह सकते हैं जो थैलियम है दैट इज मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आपने
ढूंढना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थैलियम लास्ट में, तो वही आंसर होगा, उससे पहले वाला नहीं हो सकता था। 49th क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज बीइंग अफेक्टेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन अफेक्ट करती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी अफेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन्स भी अफेक्ट करते हैं। तो सारे गैसेस अफेक्ट करते हैं ओजोन लेयर को, तो हम बोलेंगे ऑल द अबव। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं कि आप बिल्कुल आराम से कर लोगे उसे। इन द एनालिसिस ऑफ क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर हम यूज़ करते हैं क्लोरीन के साथ प्रेसिपिटेट और अमोनिया का सॉल्युबल इन अमोनिया एंड लाइकली फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये सिल्वर अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है एक ही बनता है, उसका इसका फॉर्मूला है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये वाला बनेगा, इनमें से बाकी कोई भी नहीं बनेगा। सिल्वर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखोगे तो 3d10 4s1 आता होता है, 4d10 आएगा। तो ये ही कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके अलावा और कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये सिल्वर वाला जो अमोनिया के साथ बनता होता है। ये आपका एक तरह का हमारा टॉलरेंस रेजिन भी होता है जो एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश करने के काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला पता होगा। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं 51st क्वेश्चन कर लेते हैं। तो होप गाइस यू अंडरस्टैंडिंग माई ऑल दिस MCQs व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, क्योंकि बाकी वीडियोस में भी मैंने सब एक्सप्लेन किया, तो आप इससे आपको चैप्टर या मैं कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लगता है कि किस लेवल पे मास्टर कैडर में क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपसे काफ़ी मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ साथ साथ में वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने वो ट्रिक्स नहीं जानी तो मैं पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं 3, तो आप वो देख सकते हो। बाकी वीडियोस भी मैंने प्लस टू के ऊपर बना रखी है, तो आप देख सकते हो। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है, उसके MCQs भी मैंने कराए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बड़े ही शॉर्ट तरीके वाले सिंपल तरीके से आपको बताए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से और ये जो है इनमें से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 51st क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज फ्यूज्ड विद सोडियम विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन है, बाकी आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कौन सा होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो ये तो जनरली हमें होते ही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन भी अगर हो जाएगा तो नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम, ये हम एक लेसिग्रीन एक्सट्रैक्ट होता है जो हम बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, किसी भी जैसे नाइट्रोजन का टेस्ट करना हो, सल्फर का टेस्ट करना हो, तो नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो आपका ऑर्गेनिक टेस्टिंग में आता है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक में है +1 का क्लास में, आप वो जरूर पढ़िएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किससे क्या बनता है ये नाइट्रोजन का टेस्ट के लिए, इसमें पर्सन ब्लू कलर आता है, फेरोसाइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बनता होता है, Fe3 FeCN का होल 6 का बाहर जो थ्राइस लगता है। तो उतना ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम साइनाइड बनेगा आपका, अगर आपका इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा सोडियम साइनाइड। ये मैंने मार्क नहीं किया तो ये ऊपर सॉरी, तो ये आपका सोडियम साइनाइड आ जाएगा। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो पैरा और ऑर्थो जो बेंजीन्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के काम आते हैं। तो इसमें जो है आपका आएगा तो एसीटोन, इन क्लोरोबेंजीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और इथेनॉल, इन सब में से आप देख सकते हो कि जो बेंजीन वाला कंपाउंड है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हो कि बेंजीन वाला अकेला यही है, तो यही आंसर होगा हमारा। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, पैरा क्लोरोबेंजीन, और जो हमारा ऑर्थो वाले जो होते हैं वो सेपरेट करने के काम आते रहते हैं। काफ़ी जगह हमने देखा है कि पैरा और अगर ऑर्थो डेरिवेटिव्स को अगर अलग करना तो हमें स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आंसर आएगा, जो काफ़ी डिफ़िकल्टी से सेपरेट होते हैं, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन करनी पड़ती हैं। बाकी और भी डिस्टिलेशन प्रोसेसेस होते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा। 53rd जो है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइब्रिडेशन स्टेट वन ऑफ द कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम CH3CONH2 से CH3CN बन रहा है, तो P2O5 डाला, P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर निकाल देता है। अगर ये रिएक्शन नहीं भी दी होती तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो CONH2 है, अगर CONH2 से अगर हम करें तो ये हमारा क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और सिंपल CN बचेगा। और ये हमारा अगर आप देखो तो कौन सी हाइब्रिडेशन में आएगा, तो आपको कार्बन की हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए कि डबल में है, ट्रिपल में है, सिंगल में है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो वो sp3 में, वो डबल बॉन्ड बना रहा हो तो sp2 में, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो sp हाइब्रिडेशन में होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर CH3CONH2, यहाँ पर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन में, तो यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और यहाँ साइनाइड के साथ वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि वो sp हाइब्रिडेशन में, तो ये sp2 से sp में जा रहा है, तो इसका आंसर सिंपल आपका
डी हो जाएगा यहाँ पे sp2 से sp हाइब्रिडेशन के लिए। 54th MCQ, what is the order of decreasing stability in the following कार्बोकटाइंस। तो कार्बोकटाइंस अगर आपको पता होगा तो ये हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, दोनों इफेक्ट सही हैं। टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और उससे जो कम होगा वो मिथाइल कार्बोकटाइन होगा। तो इसमें हम देखते हैं CH3 का होल साइज है तो टर्शरी है, CH3 का होल ट्वाइस है सेकेंडरी है, ये दोनों ही हमारे प्राइमरी कार्बोकटाइन हैं। तो इसमें से डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग कार्बोकटाइन मतलब हमने ऑर्डर बनाना है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो हम देखते हैं फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये ऑर्डर इसी तरह बन जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है और लीस्ट स्टेबल ये है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए आएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है जैसे कि मैंने बोला कि जो CH3 ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ये भी रिलीज़ करेगा, ये भी, तो इससे जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि इसमें 2 ही ग्रुप हैं तो ये कम स्टेबलाइज होगा, इसमें एक है इसमें तो कोई भी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा टर्शरी कार्बोकटाइन होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे या हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बता सकते हैं। 55th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बॉन्ड दैट अंडरगो ए हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट रेडली। तो सबसे जल्दी कौन सा जल्दी टूट जाएगा, तो हाइड्रोलाइटिक होने के लिए हमें दोनों एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो जो सेम होगा तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे डिफरेंट हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज उसकी सबसे ज़्यादा होती है जिसमें पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम देखें तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो यही दो ऑप्शन रहेगा, ये तो हमारा कट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इसी दोनों में है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब जितना ग्रुप में डिफरेंस होगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस मतलब क्लोज अगर ग्रुप में है, जैसे मान लो एक 16th में है और एक आपका आप कह सकते हो कि मतलब 13 में 17 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट और 17 में बहुत ज़्यादा ग्रुप में डिफरेंस है, मतलब दूर दूर होने चाहिए एलिमेंट ग्रुप के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप फर्स्ट में है, एक ग्रुप आपका 16 में, तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँगा एक ग्रुप 4 में है और एक ग्रुप 16 में, तो डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों एलिमेंट। तो जितना दूर रहेगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ठीक है, तो उतना ही वो पोलर रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है और ऑक्सीजन हमारा 16th ग्रुप में आता है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इनके बीच में होगी। जबकि हमारा ऑक्सीजन का उसमें आता है 16th में और कार्बन तो साथ में हमारा 14, तो 14-16 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा ये हमारा। द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटीन विद N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो जो NBr एक रीजेंट है बहुत ही अच्छा, जो एल्कीन बनाने के काम आता है। एल्कीन वो भी कौन से, 2 टाइप के एल्कीन बना सकता है, एक तो ये बनाता है अलाइल और एक बनाता है बेंजाइलिक टाइप का बनाता है। तो यहाँ पे हम एल्कीन तो देख सकते हैं आप A और C में ही हैं, तो इन दोनों में से हमने बस पहचानना है कि कौन सा हमारा अलाइल है। यहाँ पे जो आपका कार्बन जो हाइड्रोजन लगा जिस कार्बन के साथ, वो उसके साथ ही डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक तरह का विनाइल ग्रुप है। विनाइल और अलाइल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसका ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है सीधा ही, तो वो विनाइल ग्रुप होता है, आप देख सकते हो। और अगर एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ ये हमारा CH डबल बॉन्ड CH और CH2 फिर Br लगा हो, तो Br यहाँ पे इस कार्बन से लगा, उसके बाद इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। तो ये हमारा C आंसर हो जाएगा। तो अलाइल विनाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन जो होती है चेयर और बोर्ड होती है, तो उन दोनों में से भी चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें जो एटम्स लगे होते हैं स्टेगर्ड पोजीशन में होते हैं। द विनाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो विनाइल ग्रुप तो अभी मैं बताया जैसे कि डबल बॉन्ड के साथ सीधा लगा हो, तो आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड के साथ सीधा तो यही वाला लगा हुआ है, सीधा डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ बॉन्ड, ये जो ओपन बॉन्ड है इससे ये पूछा जा रहा है, बाकी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो विनाइल अलाइल इन्होंने दोनों पूछ लिया आपको। पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो पॉलीमर बनाने के लिए अगर हमें पॉलीथीन चाहिए तो पॉलीथीन के लिए हमारा इथीन होना चाहिए। इथीन क्या होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये हमारा इथाइलिन होता है, तो ये C हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल गिव यू हाई यील्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अंडर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कंडीशन। तो बाईमॉलिक्यूलर मतलब SN2 रिएक्शन जो होती है, SN1 और SN2 हेलोल्किन और हेलोजन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िएगा उसे, हेलोल्किन हेलोजन की। बाकी मैं रिवीजन वीडियोस जरूर बनाऊंगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर, अगर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियोस के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SN2 जो है वो डिपेंड करता है उसकी जब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए, और अगर यही SN1 होती तो वो होती हमारे टर्शरी के लिए, तो ऐसे उल्टा होता है। तो यहाँ पे बाईमॉलिक्यूलर तो उसके लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है वो आप देख सकते हो,
ये हमारा ब्रोमीन के साथ इसका जिस कार्बन से लगा वो 3 कार्बन है तो ये टर्शरी हुआ। ये ब्रोमीन जब लगा है इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे तो ये सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ ब्रोमीन के साथ इस कार्बन के साथ 1 कार्बन लगा था ये प्राइमरी हुआ और ये भी प्राइमरी हुआ। पर ये थोड़ा बल्कि होने करके ब्रांचिंग होने करके इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे ए आपका ऑप्शन हो जाएगा जो प्योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आ सकता है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो मैंने हर क्वेश्चन को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको वो समझ में आ जाए और ताकि आपकी जो मास्टर कार्डर की प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। हैव अ नाइस डे।